कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 8 एक कुत्ता और एक मैना क्षितिज भाग 1। यानी ये कुत्ता और मैना जो पाठ है क्षितिज में से लिया गया है। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? उत्तर, गुरुदेव अस्वस्थ थे यानी बीमार थे। उन्हें एकांत और आराम की आवश्यकता थी। शांति निकेतन में दिन भर आने जाने वालों का तांता लगा रहता था, इसलिए वे स्वास्थ्य लाभ के लिए श्री निकेतन चले गए। प्रश्न नंबर 2, मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक कुत्ता और एक मैना निबंध में कुत्ते का संस्मरण पढ़ने से ज्ञात होता है कि मूक प्राणी भी बहुत संवेदनशील होते हैं। वह स्वामी भक्त कुत्ता गुरुदेव का सानिध्य पाने के लिए 2 मील का अनजान रास्ता तय करके गुरुदेव के पास श्री निकेतन आ गया और गुरुदेव का प्यार भर स्पर्श पाकर आनंदित हो उठा। इसी तरह गुरुदेव की मृत्यु पर वह चिताभस्म लाने वाले के साथ साथ चलता हुआ उत्तरायण तक आया और चिताभस्म के पास बड़ी देर तक शांत भाव से बैठा रहा। यानी कुत्ता जो बोल नहीं सकता लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, दुख दर्द को समझता है। जब गुरुदेव जी का शरीर शांत हो गया तो वो दुखी हुआ और जब वो चिता देने गए तो उनके साथ गया, वहां शांत भाव से बैठा भी रहा। इसे स्पष्ट है कि मूक प्राणी भी संवेदनशील होते हैं। प्रश्न नंबर 3, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया? उत्तर, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी गई कविता के मर्म को लेखक तब समझ पाया जब उसने मैना के मुख के भावों पर ध्यान केंद्रित किया। उसके सामने मैना की करुण छवि साकार हो उठी। पहले उसने उसके करुण भावों पर ध्यान नहीं दिया था, परंतु कविता पढ़ने के बाद ध्यान दिया तो उसे कविता का मर्म भी समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत पाठ एक निबंध है। निबंध गद्य साहित्य की उत्कृष्ट विधा है जिसमें लेखक अपने भावों और विचारों को कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करता है। इस निबंध में उपर्युक्त विशेषताएं कहाँ झलकती है, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। उत्तर, प्रतिदिन प्रातःकाल ये भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग स्वीकार नहीं करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। नंबर 2, इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है ये सोच रहा हूँ। नंबर 3, उसमें भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिताभस्म के साथ गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। नंबर 4, रोज फुदकती है ठीक यहीं आकर। मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। इन 4 बातों से जो ऊपर निबंध की विशेषताएं हैं वो स्पष्ट हो रही है और इनमें सारी बातें आ चुकी है। प्रश्न नंबर 5,
आ से स्पष्ट कीजिए। आ से यानी अर्थ। इस प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। उत्तर, कवि कहते हैं गुरुदेव के स्पर्श को कुत्ता आंखें बंद करके अनुभव करता है, तब ऐसा लगता है मानो उसके अतृप्त मन को उस स्पर्श ने तृप्ति मिल गई हो। आज मनुष्य पहले की अपेक्षा अधिक आत्म केंद्रित हो गया है। आज मनुष्य के भाव को नहीं समझ पाता है। ऐसे में कवि ने एक मूक पशु की भावनाओं का अनुभव कर लिया। यानी मनुष्य जिस बात को अनुभव नहीं कर पाता, महसूस नहीं कर पाता, वो एक पशु जो बोल नहीं पाता, वो उस बात को अनुभव कर रहा है। प्रश्न नंबर 7, गुरुदेव जरा मुस्कुरा दिए। मैं जब ये कविता पढ़ता हूँ, ऊपर दिए गए वाक्यों में एक वाक्य में अकर्मक क्रिया है और दूसरे में सकर्मक। इस पाठ को ध्यान से पढ़कर सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले 4 वाक्य छांटिए। इसमें पहले मैं आपको थोड़ी क्रिया के बारे में बता देती हूँ। सकर्मक का अर्थ होता है कि जिसमें कर्म हो और अकर्मक जिसमें कर्म नहीं हो। इसके आधार पे आपको 4 वाक्य छांटने हैं। उत्तर, सकर्मक क्रिया, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की कुशल क्षेम पूछे। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। इतनी ही स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। गुरुदेव ने इस भाव की एक कविता लिखी थी। इन सब में कर्म है, इसलिए इसको सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। और ये 4 लाइनें छाटी। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म न हो। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए। दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे, ने डरे हुए से। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। ये सारे जो वाक्य हैं वो अकर्मक क्रिया के हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रिया भेद बताइए। मीना कहानी सुनाती है, यह है सकर्मक क्रिया। अभिनव सो रहा है, यह है अकर्मक क्रिया। गाय घास खाती है, सकर्मक क्रिया। यानी गाय घास खाती है तो गाय तो हो गई, इसमें करता कर्म क्या है? गाय क्या खाती है? घास खाती है, तो खाती है, घास हो गया कर्म, इसलिए ये सकर्मक का उदाहरण है। मोहन ने भाई को गेंद दी, ये भी सकर्मक क्रिया है, क्योंकि मोहन तो इसमें करता है और मोहन ने भाई को क्या दी? गेंद दी, तो गेंद यहाँ पे कर्म हो गया, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। लड़कियां रोने लगी, अब इसमें करता तो लड़के हैं लेकिन क्या रोने लगी, क्या का कोई उत्तर नहीं आ रहा, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। अब आपको सकर्मक और अकर्मक स्पष्ट रूप से समझ में आ गई हो। प्रश्न नंबर 9, नीचे पाठ में से शब्द युग्मों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे समय, असमय, अवस्था, अनवस्था। इन शब्दों में ए उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया गया है। मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं कि उपसर्ग क्या होता है। वे शब्द जो शब्द के शुरुआत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनको उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें अपन को ए, अन,
उपसर्ग लगा करके कुछ शब्द बनाने हैं। उत्तर, ए उपसर्ग वाले शब्द और एन उपसर्ग वाले शब्द। नंबर 1, रोग्य, इसका बनेगा आरोग्य। हेतुक, इसका बनेगा अहेतुक। स्थान, इसका बनेगा अस्थान। संभव, इसका बनेगा असंभव। परिसीमा, इसका बनेगा अपरिसीम। अब है एन उपसर्ग से उपस्थित, इसका बन गया अनुपस्थित। ये ए और एन उपसर्ग लगा करके कुछ शब्द बनाए गए हैं।